तो सुना आपने कि किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे जेकेपीसी हो या दूसरी पार्टियां हो। लेकिन बीजेपी को लगता है कि यह बहुत अच्छा कदम है, इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा और इससे उन लोगों को वोट डालने का मौका मिलेगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना योगदान दिया है। लेकिन सवाल जो उठा रहे हैं उनका तर्क क्या है और जिस तरह का जवाब आ रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल यह बात कही जा रही है कि 25 लाख के करीब करीब नए वोटर्स जुड़ेंगे और इनमें ऐसे लोग भी होंगे जो बाहरी हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में रहते हैं या वहां अपनी सेवाएं देते हैं। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई टूरिस्ट भी आएगा, अगर 3 से 4 महीने रहेगा और अपना इंदराज करा लेगा फिर वापस चला जाएगा, तो क्या वो भी वोट देगा? क्या वो भी जो है स्थानीय नागरिकों के जैसे अपने वोट का अधिकार करेगा, फिर चला जाएगा और फिर उसके फैसले जो चुनाव के फैसले प्रभावित होंगे? क्या यह लॉजिक सही है या गलत है, या फिर इसको जानबूझकर एक नया शक्ल नया मोड़ देने की कोशिश हो रही है? चूंकि इस पर फिर से एक बार फारूक अब्दुल्ला ने आने वाले 22 तारीख को ऑल पार्टी मीट बुलाई है, तो क्या पहले की तरह फिर से यहां पर एक एकजुटता नजर आ रही है? इसका क्या फर्क पड़ेगा जमीनी सतह पर, इस बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ होंगे नजमुस साकिब जो स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, हमारे साथ होंगे एडवोकेट आर एस पठानिया, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के, ज़ीशान जावेद राणा, स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और प्रेम कुमार जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, एक तो जिस तरह से लगातार तैयारियां चल रही थी कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ कि तब हुआ, ये हालात थे। लगभग तमाम पार्टियों ने अपने तौर पर अपनी पार्टी का प्रचार शुरू कर दिया था, दूर दराज के इलाकों में, गांव में जा जाकर, लेकिन फिर पता चला कि इलेक्टोरल रोल जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तारीखों का ऐलान भी नहीं होगा। इससे अंदाजा मिला। और इलेक्टोरल रोल कब तक पूरा होगा, जो चुनाव अधिकारी ने बताया उसके मुताबिक सितंबर तक ये पब्लिश हो सकता है। इसका मतलब यह समझा जा रहा है कि शायद इस साल चुनाव हो, ऐसी संभावना कम है। फिर भी मैं आता हूं अपने मेहमानों के पास। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा एडवोकेट आर एस पठानिया साहब। ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो ये बातें कही है, उस पर जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, इसे बीजेपी कैसे देखती है? क्या बीजेपी को भी ऐसा ही लगता है जैसा पीडीपी को लगता है, जैसा नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है, जैसा पीपल कॉन्फ्रेंस को लगता है? देखें, अंग्रेजी में कहते हैं कि टू बॉक्स इन द एयर, और हिंदी में कहते हैं हवा में तीर चलाना है। मैं साफ और स्पष्ट इसको कह दूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ा स्पष्ट है, वो कानून, वो व्यवस्था, वो प्रोसीजर जो शेष भारत में थे वो जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल रहेंगे। इसमें किसी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की घोषणा की भी जरूरत नहीं थी। कोई भी व्यक्ति अपने परमानेंट रेजिडेंस के अलावा, ये पूरे देश में है, ये कोई जम्मू कश्मीर के लिए कोई स्पेशल नहीं इनेक्ट किया गया जिसपे इतना बड़ा हल्ला क्रिएट कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने परमानेंट रेजिडेंस वाली जगह को छोड़ के ऑर्डिनरीली अगर किसी और जगह पे रेजिडेंट है तो वो अपना वोट ऑर्डिनरी रेजिडेंस वाली जगह पे बना सकता है। इसे दूसरे तरीके से देखें कि किसी आदमी का मकान बिहार में है, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बार बार इसको क्वालिफाई इसको डिफाइन किया है। आप FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे देखें, एक आदमी का मकान बिहार पे है लेकिन वो बिहार रहता नहीं, वो नौकरी दिल्ली करता है, वो अपना काम दिल्ली करता है, तो उसको वोट दिल्ली बनेगा, बिहार नहीं बनेगा। बल्कि वो कहते हैं कि प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, जो फॉर्म नंबर 6 है नया वोट बनाने के लिए, उसमें साफ और स्पष्ट है वो वहां बनेगा जहां पे वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा। अब दूसरा सवाल कि मेरा तो मानना है 5 अगस्त 2019 से पहले भी देखें, जम्मू कश्मीर का जैसे दिल्ली में एक शेष भारत में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, हमारे यहाँ पे हमारा अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, वहां पे एक IPC था, हमारा अपना रणबीर पेनल कोड था। बट जम्मू एंड कश्मीर पे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 5 अगस्त 2019 से पहले भी एप्लीकेबल था। तो ये तो 5 अगस्त 2019 से पहले भी होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने, ये हृदय कुमार सिंह ने कोई, वो जिसे कहते हैं कोई
को रातों रात को कमाल नहीं किया। वो कहते हैं पुल रैबिट्स आउट ऑफ द कैप, को ऐसी बात उन्होंने करी नहीं जी। तो ये वो कानूनी व्यवस्था देखें, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का बात करते हैं, वो सिस्टम जो पूरे देश में वही जम्मू कश्मीर में अप्लाई ठीक है। किया। ओके, नजमुत साकिब, स्पोक्सपर्सन परेशानी पीडीपी, नजमुत साकिब, आपको इसमें क्या कमी दिखती है? क्यों महबूबा मुफ्ती को लगता है कि ये एक आखिरी कील है डेमोक्रेसी के कॉफिन पर? क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया? क्यों पीडीपी को ऐसा लगता है? साहब है, इन्होंने अपनी जो शुरुआती जो है शहर से करूंगा मैं भी, मुझे लगता है इसका जवाब शहर से ही देना पड़ेगा। ये तो ऐसी बात हुई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए, जम्मू कश्मीर जो लास्ट हमारा सेंसस हुआ, हमारे टोटल इलेक्टोरेट यहाँ पे 7.8 मिलियन थे। तो आज जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कल बात की है, उनका कहना है कि नई एडिशन जो है 2.8 मिलियन, 2.5 मिलियन से लेके 2.8 मिलियन, गोया कि 33% जो है हमारे नए वोटर्स ऐड होंगे। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान की किस रियासत में या यूटी में एकदम से मतलब एक झटके से 33% जो है नए वोटर एडिशन हुए? नंबर वन। नंबर सेकंड, देखिए, जैसे हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी ने कहा कि ये सिर्फ जमहूरियत में लास्ट नेल इन द कॉफन नहीं है, तो जमहूरियत का जनाजा निकाला इन्होंने आज। आप मुझे बताइए, कल को किस ट्रेन में ये भर के जो है लोग यहाँ पे लाएंगे गुजरात से और इलेक्शन करवाएंगे? इलेक्शन का मकसद क्या है? देखिए, आज जो कल जो 87 में 87 में जो हुआ, आज तक हम जम्मू कश्मीर के लोग जो है उसका भुगत रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी तंजीम के मफाद के लिए मुल्क के मफाद जो है वो दरकिनार कर दिए हैं। आप मुझे बताइए, किस जगह पे इनकी डेफिनेशन देखिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स, ये क्या डिफाइन कर रहे हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स को? कोई डेफिनेशन नहीं है। ऑर्डिनरी रेजिडेंस क्या ये है कि कोई 10 दिन के लिए यहाँ पे आ जाए, 15 दिन के लिए आ जाए और रजिस्टर करे, वो भी वोटर बन जाएगा? अरे, मैं तो बैंगलोर में पढ़ा था, मैं 3 साल वहां पे, 4 साल वहां पे, उसके बाद जॉब भी किया, मेरे को तो वहां पे वोट का अधिकार कभी नहीं मिला। ये क्या बोल रहे हैं? कौन डेफिनेशन क्या है? ठीक है, देखिए, इनका जो है ना हर चीज अलग है, इनकी जो सोच ही जो है झूठ पे मबनी है। नंबर वन। नंबर सेकंड पॉइंट, आप हमें ये बता दीजिए, ठीक है, इनसे हम सिंपल ये सवाल करते हैं, आपने सिक्योरिटी फोर्सेस बोला वोट डाल सकते हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर को आपने जो है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट में डिक्लेयर किया है कि जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, यहां से आप सिक्योरिटी फोर्सेस को बोल रहे हो पीस स्टेशन पे वोट करें। आपकी तो डाइकोटमी है, आपको खुद पता ही नहीं है क्या ये वॉर जोन है, क्या पीस स्टेशन है। अगर ये वॉर जोन नहीं है तो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट हटा दीजिए, और अगर ये पीस जोन है तो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट क्यों है? देखिए, इनको डाइकोटमी है, इनकी सोच और कौल और फेल में इनकी तादाद है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, हमें जनाब ये इतना सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर इलेक्शन को ऐसी मामूली एक टैक्टिकल रिगिंग जो है अगर ऐसी ही करनी है तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करने ही क्यों नहीं? कितनी दिहाइयों से कश्मीरी पंडित भाई जो है जिनके नाम पे ही पूरी सियासत करते हैं, जो आज उन्होंने जो उसको मिल कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों को, ये कितनी दिहाइयों से वो बोल रहे हैं जनाब हमें कोई फॉर्म सी, फॉर्म डी, फॉर्म ई भरना पड़ता है, हमें वो आसान कर दीजिए। उतने दिहाइयों से तो आपने उनकी वो आसान नहीं कर दी। मैं अभी इसको डेविएट नहीं करना चाहता, मैं जो कोर इशू इस पर रहना चाहूंगा कि आखिर क्यों ऐतराज किस बात को लेकर है? जो बीजेपी का कहना है कि दूसरे राज्यों में ये चीजें हैं प्रैक्टिस में, तो अगर जम्मू कश्मीर में होता है तो जम्मू कश्मीर की पार्टियों को क्यों ऐतराज इस पर हो रहा है? बीजेपी इस पर सवाल खड़े नहीं कर रही है, चूंकि उसे लगता है कि ये ठीक है, उसने अपना तर्क दिया है। हमारे साथ मौजूद है जीशान जावेद राणा, जो एडिशनल स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। जीशान, क्या ऐतराज है, क्या आपत्ति है, क्या इसमें आप लोगों को मतलब ऐसी साजिश या कोई बू नजर आ रही है? क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से 2019 अगस्त 5 को जो फैसला लिया गया वो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ लिया गया, वो उनके हित में फैसला जो है 2019 5 अगस्त वाला नहीं था, क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला के ये कहते रहे कि हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर का जो एक्सेशन हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन किया गया था, वो शराइत पे किया गया था और उन शराइत को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तोड़ दिया 5 अगस्त 2019 को। हालांकि वो फैसला जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो और भी बाकी जमातें जो हैं, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उस फैसले का जल्द उस फैसले की जो है सुनवाई होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर 370 लौट के आएगा। अब जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया है, मैं ये कहना चाहूंगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही स्टैंड है कि अब बिहार,
महाराष्ट्र, नागालैंड या बाकी जो मुख्तलिफ रियासतें हैं इस मुल्क की, अब वहां के लोग जाके जम्मू कश्मीर के लोगों का फैसला करेंगे। अब वहां के लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, जो कि हमें नामंजूर है। हम किसी भी कीमत पे ये मान ही नहीं सकते कि बाहर के लोग यहाँ पे आके ऑर्डनरी, जिनको आप सिटीजन कहेंगे या जो यहाँ जॉब्स कर रहे हैं, या चाहे वो सिक्योरिटी पर्सनल है, डिफेंस पर्सनल है, चाहे एजुकेशन जो है या जम्मू कश्मीर के अंदर ले रहे हैं, अगर आप उन लोगों को इख्तियार देते हो तो हम लोगों का क्या यहां रहने का मकसद है? आप तो यही चाहते हैं, बीजेपी की यही सोच है, उन्हें यह लगता है कि जिस तरीके से कश्मीर में इससे पहले बॉयकॉट होता था इलेक्शन का, तो शायद हम जो है इन लोगों को लेके आएंगे और इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये कहना, बीजेपी का ये सोच जो है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की जो अवाम है वो इसका जवाब आपको देगी, क्योंकि आपने 4 साल हो गए जम्मू कश्मीर को एक असेंबली से महरूम रखा है। मेरा सवाल ये है कि जवाब देने के लिए ही तो ये मौका आता है कि आप वोट देते हैं, वोट के जरिए से अपना जवाब देते हैं। वोटिंग करवाएंगे। आप देखिए, ये तो देखो सामने बोगस वोटिंग, आप तो ये तो रिगिंग करवाने की कोशिश की सामने दिख रही है। सामने बाहर के लोगों को अगर आप जोड़ेंगे हमारे साथ, तो जम्मू कश्मीर देखिए, आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को गिनी लेते हैं, नागालैंड या बाकी जो स्टेट्स जिनको आपने 371 के अंदर जिनको महफूज रखा है, उन स्टेट्स में आप क्यों नहीं, उन स्टेट्स की क्यों नहीं बात करते हैं? जम्मू कश्मीर की बात क्यों करते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी सियासत जो है बीजेपी की, वो जम्मू कश्मीर के नाम पे चलती है। आप हमेशा से जम्मू कश्मीर को बेच के हिंदुस्तान के अंदर सियासत करते हैं। मैं ये मानता हूं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी ये मानना है कि हमें जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है जिसमें बाहर के लोगों को वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंजूर नहीं है। हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऑल पार्टी मीटिंग जो है कॉल की है मंडे को, इंशाल्लाह ताला उस पे अगला फैसला लिया जाएगा। मैं आता हूं प्रेम कुमार जी के पास, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और खासतौर से चूंकि कश्मीर जिस तरह से भारतीय राजनीति के केंद्र में बिल्कुल आ चुका है, चुनाव कहीं का भी हो लेकिन वहां पर कश्मीर की बातें जरूर होती हैं, 370 का जिक्र जरूर आता है, और सरहद पर जिस तरह से कार्रवाइयां होती हैं उसका जिक्र जरूर आता है। प्रेम कुमार जी, सवाल यहां पर सिर्फ यह है कि जब देश के दूसरे राज्यों में इस तरह की चीजें हो सकती है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? 19 के बाद अब जब इलेक्शन होंगे, 22 में तो संभावना कब दिखती है, शायद 23 में हो, तो इतने अरसे में जाहिर है कि बड़ी तादाद ऐसे वोटर्स की होगी जो 18 साल को पहुंच चुकी होगी, कोई जो है 19 या 20 या 21 को भी पहुंच चुके होंगे। लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा है कि तकरीबन 30 से 33% वोटर्स का इजाफा, आप इसे कैसे देखते हैं? विशाल जी, ये जो पूरा मसला है 5 अगस्त 2019 में जो परिवर्तन हुआ है उसको मानने या नहीं मानने के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। अगर कश्मीर की पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि हम 5 अगस्त 2019 का फैसला नहीं मानते हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग के इस डिसीजन को भी वो उसी रूप में देखेंगे और देख रहे हैं। ये बड़ा फर्क है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन कश्मीर के अलावा जो देश के हिस्से हैं वहां के अनुरूप है। देखिए, कोई कश्मीर का भी व्यक्ति आज की तारीख में अगर दिल्ली चला आए, किसी और जगह चली जाए, वहां जॉब कर रहे हो, वहां अगर नाम चुनाव लिस्ट में शामिल कराना चाहता है तो वो करा सकता है आज की तारीख में। और पहले भी एक स्टेट के व्यक्ति दूसरे स्टेट में जाके अपना नाम निर्वाचन में जोड़ सकते हैं, लेकिन अब एक ही जगह नाम हो सकता है, 2 जगह नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात कश्मीर के लोगों के लिए नई है। उनको लग रहा है कि बाहर के लोग आके हमारी किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। तो बाहर के लोग आके एक स्टेट, आप बाहर का किसको बोलते हैं? बिहार में अगर महाराष्ट्र के लोग आके नौकरी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अगर बिहार के लोग जाके नौकरी कर रहे हैं, तो वो बाहर के लोग एक दूसरे को नहीं मानते। तो लेकिन ये जो भावना है कि बाहर के लोग, इस भावना को खत्म करना आसान नहीं है, क्योंकि एक लंबे समय से अलग किस्म से कश्मीर के लोग जीते रहे हैं, तो वो इस वजह से ये इनको सब बाहर के लोग नजर आते हैं। लेकिन एक बात और है कि बड़ी तादाद में कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जहां बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, अर्धसैनिक बल तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है। तो
उन लोगों को अचानक अगर वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं तो ये 25-30 लाख का जो संख्या बढ़ रहा है उसमें उनका अच्छा प्रोपोर्शन है। तो ये आशंका कि रिगिंग होगी या ये आशंका कि वोटिंग पैटर्न बदलेगा, ये आशंका जायज है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि पुलिस फोर्स का बिहेवियर एक अलग होता है, अर्धसैनिक जो बल है उसका अलग होता है। उसको आम नागरिक की तरह वहां पर जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट्स दिए जाए ये जरूरी नहीं है। तो ये मिल बैठ करके फैसला होना चाहिए। लेकिन ये मानना कि कश्मीर से बाहर कोई भी वहां नौकरी कर रहा है तो उसको वोटिंग राइट नहीं दे देंगे, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इस नजरिए से जो कि कश्मीर से बाहर हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में ये अधिकार है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मेरा ओरिजिन झारखंड में है, तो मैं झारखंड हूं, मैंने वहां अपना नाम कटा लिया और यहां वोट देता हूं। तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग कहेंगे कि मैं वहां से आकर के यहां उनके किस्मत का फैसला कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां रहता हूं। जी ठीक है, मैं नजमुल साकिब फिर से आपके पास आना चाहता हूं। जो बात अभी एडवोकेट आर.एस. पठानिया ने कही, बीजेपी के प्रवक्ता, और जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस बात का डर है, आपको डर किस बात का है? और दूसरा सवाल यह भी है कि देश के दूसरे हिस्सों में जो अधिकार प्राप्त हैं, लोगों को हासिल हैं, अगर जम्मू कश्मीर में कोई लंबे समय से रह रहा है, साल, 1.5 साल, 2 साल, और उसका लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो उसमें नाम शामिल करा के वोट देता है, तो इससे डर किस बात का है? डर हमें नहीं है, डर तो इनको है। अगर इनको डर नहीं होता तो इलेक्शन करवा देते। ये रोज रोज नए नाटक, नए रूल्स ऑफ द गेम चेंज करना हम थोड़ी कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं बिकॉज इनको पता है। कश्मीर में छोड़िए, यहाँ तो इनका सवाल ही नहीं, बट जम्मू में इनको पता है कि लोग इनसे कितने खफा है। और अब इसीलिए ये जो सारी ये जो प्रोसेस कर रहे हैं वोट एडिशन, ये जम्मू के लिए, स्पेसिफिक जम्मू के लिए है, क्योंकि इनको अपनी कमजोरियां जो है वो दिख रही है। दैट्स नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, देखिए, हम इस बात पे और बार बार हमारा ये कहना है, चूंकि 370-35A ये सारा मसला जो है ये पेंडिंग है एंड सब जुडिस है बिफोर सुप्रीम कोर्ट। हाउ आर दे चेंजिंग द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड? देखिए, अगर कोई मसला पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट, आप सारे फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड रोज चेंज कर रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होने का क्या मसला है? फिर बता दीजिए जी, हमने सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदुस्तान में जो है ये रबर स्टैम्प रख दिया है, ये किस चीज का है? अदलिया जो है हमने खत्म कर दिया। अगर देखिए, अब देखिए इनकी डायकोटोमी क्या है। कल रेवड़ी वाला जब मसला हो गया, फ्रीबीज वाला मसला हो गया, तब खुद ये कोर्ट चले जाते हैं, तब बोलते हैं जनाब अब कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो फाइनल है। अब यहाँ पे जब कोर्ट पे हम बोलते हैं कि मसला सब जुडिस है, तब बोलते हैं जनाब हम तो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड चेंज कर रहे हैं, वो तो है ही नहीं कुछ। पठानिया साहब, कुछ मामले जो खास तौर से जम्मू कश्मीर के लोगों के मन, मिजाज, मस्तिष्क, कल्चर, हिस्ट्री से जुड़े हैं, जज्बात से जुड़े हैं, मामले पेंडिंग है, कोर्ट में है, लेकिन जब तक कि उस पर कोई फैसला आ नहीं जाता, लेकिन तमाम वो चीजें लागू की जा रही है जो दूसरे राज्यों में हैं, जिसका कि नेचर थोड़ा अलग है। इस पर क्या है? ऐसा है, बड़ा साफ है कि इसमें कोई ज्यादा कोई लीगल सेंस लगाने की जरूरत नहीं है। जब तक कोर्ट स्पेसिफिक कोई रोक, जिसे कहते हैं स्टे, कोई इंटीरियम डायरेक्शन ना दे, तो कई हजार, कई लाखों केस कोर्ट्स के पास पेंडिंग है। उसमें कोई कानूनी रोक ना हो तो तब तक उसमें कोई भी रोक टोक की कोई ऐसी बात बनती नहीं है। तो कोर्ट ने कोई ऐसा डायरेक्शन दिया नहीं है। मैं 2-3 विषयों पे बात करूंगा। ये बार बार इसे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, अरे भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इज ए लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये भारत की पार्लियामेंट का एक कलेक्टिव विल है। इस कलेक्टिव विल को आपको समझ नहीं आ रही, और आज नहीं पास हुआ ये आज से 1950 का, उसके बाद 1960 के जिसे कहते हैं इलेक्टोरल रूल्स हैं। मेरे ख्याल से शेख अब्दुल्ला भी उन दिनों यहाँ पे प्रधानमंत्री होंगे जिस वक्त भारत की पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। तो आज 1960 के इलेक्टोरल रूल दे शुड कम टू अंडरस्टैंड। और ये जो नंबर ऑफ वोटर्स पे थोड़ा संशय है, मैं आपको बता दूं, 22 लाख, 25 लाख, 28 लाख, 96 लाख 18+ वोटर्स हैं जम्मू कश्मीर में, ये जो सरकार के आंकड़े कहते हैं। और 98 लाख हैं, और 98 लाख में से 76 लाख रजिस्टर्ड है। तो सीधा टारगेट रहेगा जो 1 अक्टूबर 2022 को जिन्होंने 18 अटेन करने वाले, इसमें से वो जो 22 लाख का गैप है, 22 लाख तो वो लोग होंगे। और दूसरा, प्रेम जी ने इनको बताया वहां पे कि अपना पुराना वोट सरेंडर करना पड़ेगा, और वो पुराना वोट सरेंडर करके देखें। मैं एक जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं, इनको खुला मन रखना चाहिए। आज भारत में जन्मे ऋषि सुनाक वहां पे प्राइम मिनिस्टर की दौर में इलेक्शंस में,
आज कमाला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं। कौन सी रोक है मुझे कि मैं अपना वोट जम्मू कश्मीर में सरेंडर करूं और मैं केरल में जाके रहूं और केरल में जाके वहां की सरकार, वहां के विधायक, वहां के एमपी को वोट डालूं? ऐसे ही केरल के नागरिक को क्यों? ठीक है, मैं समझ गया क्योंकि समय कम है, इसलिए बात को संक्षेप में करें। जिशान जावेद, इसमें क्या आपत्ति है अगर एक बात यहां पर क्लियर है कि वोटर आप किसी एक ही जगह के रहेंगे, बिल्कुल आप 2 या 3 जगह के वोटर नहीं रह सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस जी, उसमें ईआरओ डिफाइन करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा ये पठानिया साहब कह रहे हैं कि मैं यहां से अगर अपना वोटिंग राइट्स छोड़ के अगर केरला जाना चाहूं तो केरला में जाके अपना वोट जो है वो बना के वहां पे वोट कास्ट कर सकता हूं। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे 20 लाख से जायद जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। ठीक है, अगर 20 लाख लोग जो हैं जिनको इनरोल कर लिया जाता है और उनको वोटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं, आप मुझे बताएं यहां से नागालैंड उठ के कौन चेक करने जाएगा कि उन्होंने अपना वोट जो है नागालैंड से विड्रॉ कर लिया है और वो यहां जम्मू कश्मीर में अपना वोट जो है कास्ट कर रहे हैं। देखिए, ये कहने की बातें हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट आपका अच्छा प्रेम कुमार जी, मैं फाइनल कंक्लूजन आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन सवाल एक है कि सबको पता है कि सुरक्षा की दृष्टि से जम्मू कश्मीर में एक बड़ी तादाद है सिक्योरिटी फोर्सेस को की, और अचानक अब उनको जब ये एनरोल किया जाएगा वो वहां वोट देने लगेंगे, तो ये तो वहां के लोगों को डर तो रहेगा ही कि भाई हमारा तो वोटिंग पैटर्न, हमारे लोगों की यहाँ के कल्चर, संस्कृति, उसके साथ शायद उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा अचानक। क्या ये डर गलत है? विशाल जी, ये डर सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक साथ 25 लाख के करीब वोटर्स नए आएंगे तो वहां का वोटिंग पैटर्न बदलेगा। और ये बात वहां के राजनीतिक दलों से मशविरा करके की जानी चाहिए थी। ये बात सही है, आप सारे फैसले बिना स्थानीय पॉलिटिकल लोगों से मशविरा किए हुए थोप नहीं सकते। फिर कैसे हम डेमोक्रेसी इवॉल्व करना चाहते हैं? हम जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने साथ अगर नए माहौल में जोड़ के रखना चाहते हैं तो उनका विश्वास भी तो जीतना पड़ेगा। विश्वास जीतना पड़ेगा, ये बहुत अहम है। वाजपेयी जी की पॉलिसी को लोग अक्सर याद करते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि अब जो 22 अगस्त को मीटिंग फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई है ऑल पार्टी में, इस मीटिंग में कौन कौन सी पार्टी जाएगी? क्या बीजेपी में शामिल होगी? अगर नहीं होगी तो उसका तर्क क्या होगा, और जो पार्टियां शामिल होंगी वो उस पर क्या फैसले लेंगी, ये देखना काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख